हेलो फ्रेंड, यदि आपकी एज 18 साल से 27 साल के बीच है तो ये गवर्नमेंट जॉब पाने का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी CHSL 2023 टायर 1 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। हम इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी टाइप की जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, अगर आपकी एज 27 के बीच में है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप OBC में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, और ST SC में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। लेकिन आपको इस छूट को पाने के लिए सर्टिफिकेट को दिखाना होगा। ये है इसकी पहली कंडीशन। अब बात करते हैं, ये फॉर्म 9/5/2023 से शुरू हो चुके हैं और 8/6/2023 तक इसकी अंतिम तिथि है। आप इसके बीच में कभी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसके लिए फीस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, आप उसे भी समझिए। जनरल, OBC और EWS इनके लिए 100 रुपये रखे गए हैं जो आपको फी करने होगा, जो बैंक के थ्रू कर सकते हैं आप। और फीमेल और ST SC के लिए कोई फीस नहीं है। ये बात हो गई फॉर्म से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड कि क्या सिलेबस है, क्या कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे। SSC CHSL 2023 के एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आते हैं। ओके, इस बार भी 100 ही प्रश्न हैं, कोई चेंजिंग नहीं करी गई है। इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और GA मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जानते हैं GK या GS जनरल स्टडीज़, ये सब इसके नाम हैं। इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे जिनके लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, और रीजनिंग के लिए भी 25 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 50 क्वेश्चन निर्धारित होंगे। इंग्लिश के लिए भी 25 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 25 ही क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 50 अंक निर्धारित करेंगे। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी जिसके लिए 0.5 अंक काट लिया जाएगा। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग करने के बाद सिर्फ 0.5 नंबर ही मिलेंगे। ये रही नेगेटिव मार्किंग की बात। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस जो है वो किन किन टॉपिकों को करना चाहिए और किन किन टॉपिकों को थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़े जाएं, ऐसे आपकी प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगी और एग्ज़ाम आपको हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ की। ठीक है, मैथ जो है आपका मैथमेटिक्स, इसके अकॉर्डिंग आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। तो मैथ के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे CHSL हर बार क्वेश्चन पूछता है और आगे भी कंटिन्यू पूछता रहेगा। ठीक है, इनमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मैथ के जो चैप्टर हैं वो देखिए ज़रा, वो कौन कौन से हैं। आपको नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति पढ़ना होगा। संख्या पद्धति, देन LCM एंड HCF मतलब लैसे मैसे, फ्रैक्शन भिन्न, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट मतलब घनमूल और वर्गमूल, और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। मतलब ये टॉपिक हैं जिनसे SSC CHSL कम से कम 7 क्वेश्चन पूछेगा। ये श्योर है कि वो 7 क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो आपको एडजस्ट करके देगा ये सब, लेकिन कंफर्म 7 क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। ओके, बात करते हैं मैथ में। नेक्स्ट देखो, रेशो मतलब अनुपात वाला चैप्टर, और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, देन एलिगेशन मिश्रण, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पार्टनरशिप। मतलब इन चैप्टरों को मिलाकर जो सवाल पूछेगा वो कम से कम 8 क्वेश्चन इनसे पूछेगा। मतलब कंफर्म है 8 क्वेश्चन इनसे 100% ही पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हिस्सा बचता है। देखो, औसत, एवरेज मतलब टाइम एंड वर्क कार्य समय,
पाइप एंड कार्टेशियन, पाइप टंकी, ट्रेन, रेल, मिश्र समानुपात, मतलब ये मिक्स चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड कार्टेशियन को मिलाकर, और बोट एंड स्ट्रीम, इनसे लगभग 4 क्वेश्चन पूछेगा। ओके, अब आप देखिए जो जो आपको आसान लगता है मैथ में पहले आप उसे करिए। ओके, ये अब नेक्स्ट जो हिस्सा बचता है मैथ में वो क्या बचता है, देखो एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल में क्या क्या आता है वो देखिए, देखो त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये हैं चैप्टर, और एक वृत्त, ये आते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। देखो ये अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम मतलब आयतन आता है, जिसमें घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, प्रिज्म और पिरामिड ये आता है, और ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, पाई चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ और टैबुलेशन, और 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ इतने हिस्से में से। लेकिन आप देखिए जरा इन 6 क्वेश्चनों के लिए आपको कितने सारे चैप्टर क्लियर करने होंगे। तो अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी जो आपको आसान लगता है उसकी तरफ फोकस करिए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सबसे पहले इस एडवांस वाले मैथ को ही पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनमें से जो चाहे उसको पहले कंप्लीट करें, लेकिन इस तरीके से कंप्लीट करें कि आपको पढ़ने के बाद आपको वो रिवीजन ही करना हो, फिर से ना पढ़ना पड़े। ये बात हो गई मैथ की। अगर आप CHSL का मैथ पढ़ते हैं आप प्लानिंग करके कि आपको 25 क्वेश्चन में से कम 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको इस तरीके से कैसे पढ़ा जाए कि आपके इतने क्वेश्चन आ जाएं। तो ये आपकी एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैथ का हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं हम रीजनिंग की। देखो रीजनिंग ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है और ज़्यादा आसान भी नहीं होती है। सबको यकीन होता है कि हम रीजनिंग कर लेंगे, लेकिन फिर भी इसके कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको आप सबसे पहले कंप्लीट करिए। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो चैप्टर है, इससे जरूर आता है क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके बाद रीजनिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आप उनकी देखिए जरा। सिर्फ हम उन चैप्टरों की बात कर रहे हैं जो CHSL वाला पूछता है। देखो एनालॉजी, समरूपता, देन फाइंड आउट ऑड, विषम छांटो, वेन डायग्राम, और ये आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। मतलब ये तो हिस्से एकदम फिक्स हैं जिनको CHSL चाहते हुए भी नहीं हटा सकता किसी भी कीमत पर। अब आते हैं वो चैप्टर रीजनिंग में जो इधर उधर करे जा सकते हैं, लाइक जैसे डायरेक्शन है, क्लॉक घड़ी है, कैलेंडर है और सिटिंग अरेंजमेंट है, ये ब्लड रिलेशन है। ये वो चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन इधर उधर कर दिए जाते हैं, मतलब ये कभी पूछ भी लिए जाते हैं और कभी किसी चैप्टर को छोड़ भी दिया जाता है। तो आप इस तरीके से पढ़ना है कि अगर वो इन्हें छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, लेकिन जो पहले करना है वो आप देख लीजिए कौन सा करना है, जो कंफर्म आते ही हैं। ठीक है, अब जो बाकी के चैप्टर बचते हैं उन्हें देखिए। देखो सिलोजिज्म, सीरीज, इनपुट आउटपुट, वर्ड फॉर्मेशन, ये वो चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है 1 से ज़्यादा भी आ सकता है और 1 से कम भी। देखिए डिक्शनरी ऑर्डर, ये है रीजनिंग का सिलेबस जो 25 क्वेश्चन का है और 50 नंबर का। ओके, मैं समझता हूँ रीजनिंग तो हर कोई 25 के 25 ही चाहता है कि हमारे हो जाएं, लेकिन वो सिर्फ तब हो पाएंगे जब आप प्लानिंग करके पढ़ेंगे। आप किसी के बहकावे में ना आए कि इसको पढ़ लें या इसको पढ़ लें, इसे ज़रूर आएगा या ज़रूर आएगा। आप अपना माइंड देखिए और अपना माइंड का प्रयोग करिए। जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है तो आप पहले उसे कर लीजिए और उसको करने के बाद आप चैप्टरों को वापस रिवीजन में टच में रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में भी हम उन चैप्टरों की बात करेंगे जिनको CHSL कभी इग्नोर नहीं करता। देखो एंटोनियम एंड सिनोनियम और स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
और ये आता है कॉम्प्रीहेंशन। ये वो टॉपिक हैं जिनको हमेशा CHSL जरूर ही पूछता है। देखो इसमें आपको मोस्टली कॉम्प्रीहेंशन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का सारा जो है वो याद करने वाला ही है। ओके, आपको याद करना होगा और याद करने के लिए आपको किसी की हेल्प नहीं करनी, आपको बार बार रिवीजन करना होगा। आप जिसको भी याद करें, देखो एंटोनियम सिनोनियम, आप जितने ज़्यादा इनको याद करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ओके, बात करते हैं इंग्लिश में आगे की कि आपको अगर याद करने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको इंग्लिश वाला सेक्शन प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 50 नंबर में से 35 नंबर जरूर आते हैं और वो भी सारे के सारे याद करने वाले। मतलब अगर देखा जाए तो ग्रामर 15 से 20 नंबर की आती है और हमेशा नहीं आती। ओके, तो पहले आप उस हिस्से को पकड़िए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। याद करने वाला हिस्सा एकदम कंफर्म है कि आप उसको नहीं कर सकते मिस। ओके, जो आप याद करोगे वो कंफर्मली आपको वहाँ पर अगर आ जाता है तो आप कर दोगे, लेकिन ग्रामर में बहुत सारे रूल आपको याद ही करने होंगे। तो पहले अगर आप, मेरी राय तो यही है कि आप याद करने वाला जो 35 नंबर का हिस्सा है उसको याद करें। और याद करने के लिए आप करें भी तो करें कैसे, देखो आप सबसे पहले 5 एंटोनियम याद करिए और आप उसी दिन 5 सिनोनियम याद करिए। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप पहले सारे एंटोनियम ही याद करें फिर सारे सिनोनियम याद करें, ऐसा नहीं। आप अपनी एक कॉपी बनाइए और उस पर 5 नहीं याद कर सकते तो 3 एंटोनियम डेली याद करिए, 3 सिनोनियम और 3 ईडियम्स और 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप जब तक पेपर होता है 3 भी रोज याद करेंगे तो कन्फर्मली आपके 35 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आप ग्रामर अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आपको 4 सेक्शन कवर करने के लिए आप एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। ये बात हो गई हमारी इंग्लिश की, जो याद करने वाला पोर्शन होता है। उसके बाद जो ग्रामर वाला हिस्सा है उसमें फिल इन द ब्लैंक आता है, प्रीपोजिशन आता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये है वो टॉपिक जो ग्रामर से रिलेटेड हैं, जिसके लिए आपको एक टीचर की हेल्प लेनी होगी और ये आपको समझाना होगा, प्लस इसमें रूल भी होंगे जो आपको याद करने होंगे। मतलब बात वही आती है कि आपको याद यहाँ भी करना होगा, समझना होगा उनके रूलों को अच्छे से मेमोराइज करके, तब आगे बात बन पाएगी। ओके, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये एंटोनियम सिनोनियम, स्पेलिंग मिस्टेक, ये मिस स्पेल वर्ड और इडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप इनको अच्छे से याद कर लें और उसके बाद किसी टीचर की हेल्प लें जो आपको ग्रामर सिखा सके। ओके, आप 2 से 3 महीने ग्रामर ही सीखने में देंगे तो उसका होगा क्या, आप लगभग जो नंबर आएंगे वो 15 से 20 नंबर ही आ पाएंगे, उसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, बात करते हैं GS मतलब जनरल स्टडीज़ या फिर GA मतलब जनरल अवेयरनेस। इसको आप 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे जो कि 50 मार्क्स के ही होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है देन करंट अफेयर्स का। देखो आपको लगभग 6-7 महीने बैक जाकर और आज तक ये करंट अफेयर्स याद करनी है। अगर आप वीडियो देखकर करंट अफेयर्स देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, या फिर आप मैगजीन खरीदिए, क्योंकि आपको इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं जो वो पूछता है। करंट अफेयर्स से वो मैथ से रिलेटेड पूछ लेता है, बुक्स का राइटर भी पूछ लेता है, साइंटिस्ट के बारे में पूछ लेता है, पुरस्कार के बारे में पूछ लेता है, और कौन किस देश का राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री से रिलेटेड, और हमारे ये उपग्रह लॉन्च हुए हैं इनसे रिलेटेड। ये हैं वो टॉपिक्स जो मोस्टली करंट अफेयर्स के होते हैं। कभी कभी मूवी से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ओके, और बात आती है अब बाकी की। ठीक है, करंट अफेयर्स एक बड़ा हिस्सा है कि आप कौन से हिस्से को करें। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप 5-5 क्वेश्चनों की सीरीज बनाएं या 3-3 की बनाएं, पर डेली बनाएं। ओके, एक भी दिन मिस ना करें। उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा, हिस्ट्री से, फिजिक्स, बायोलॉजी से CHSL क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है।
ठीक है। बायोलॉजी से क्यों ज़्यादा पूछता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बायोलॉजी वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो जाते हैं हमेशा। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछता है, वो केमिस्ट्री से कोई रासायनिक नाम पूछ लेता है या फिर कुछ और पूछ लेता है। और कुछ क्वेश्चन विविध मतलब मिससेलेनियस होते हैं। विविध मतलब जो हमारे फिक्स हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, उस राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है, ये बुक्स किसने लिखी और ये इक्विपमेंट किसने बनाया, कुछ प्रयोग होते हैं, कुछ देश की राजधानी होती है, ये विविध में आता है। कौन सा समाधि स्थल कहाँ पर है, ये सब क्वेश्चन हैं जो हमारे विविध में आते हैं। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा हिस्सा है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम वाले ये सोच लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पूछना तो वो नहीं भी पूछते। मैंने बहुत सारे एग्जाम ऐसे देखे हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन से एक भी क्वेश्चन नहीं होता और कभी कभी 4-5 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो जाते हैं, मतलब संविधान। तो आप जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको CHSL एग्जाम क्रॉस करना है। ओके, ये हमारे चारों टॉपिक्स की बातें हो गई। ये टायर 1 CHSL का टायर 1 है जो कि 2023 में होगा। टायर 1 पार करने के बाद तब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये बातें हम बाद में करेंगे। बात अभी हम सिर्फ टायर 1 की कर रहे हैं, तो सिर्फ टायर 1 की। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू।